once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, नए सेशन की नई शुरुआत हो चुकी है और क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धमाकेदार शुरुआत भी हमने कर दी है। तो भाई एआई क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस सेशन में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, क्लास 11th एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। उस पार्ट 1 में अपने बहुत बेसिक सी चीजों को कवर किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसमें कौन कौन सी मेन कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में हमने बात की थी, लाइक कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, एनएलपी। आज इस सेशन में पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ में इस सेशन में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। मतलब कि आज के इस सेशन में इस चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एआई की मेन टर्मिनोलॉजीज के बारे में कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे कि मशीन लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे, डीप लर्निंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही एआई के बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कितने टाइप की लर्निंग्स होती है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती है, ये सारी चीजों को आज कवर करेंगे। तो आज के सेशन का टारगेट होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। प्रीवियस सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा जहां से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार आज के इस सेशन में जुड़े हैं, बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने क्लास 11th में एआई ऑप्ट किया है। तो क्लास 10th के बाद अब आप क्लास 11th में आ चुके हो और आपने क्लास 11th का एआई लिया है, तो जीरो से हीरो बनने का सफर बरखा मैम के साथ में हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट, मतलब चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो डिस्कस करते हैं और जानते हैं एआई टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो एआई जब टर्मिनोलॉजीज की बात आती है तो पहले हमें थोड़ा सा एआई के बारे में पता होना चाहिए। अब एआई एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा बूम पर है, मतलब बात करें तो आज सबसे ज्यादा जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बात करते हो या सुनते हो, हर किसी से कहीं भी बात सुनते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करूं या कोई भी चीज की बात करूं, तो भाई वो एआई और एमएल पर बेस्ड है ना, एआई एमएल पर बेस्ड। एआई एमएल आता है आपको तो आपकी जॉब अच्छी लग सकती है। ठीक है, आखिर ये एआई एमएल है क्या, है ना। तो यहाँ पे ये जो एआई है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन ये जो एमएल है वो है मशीन लर्निंग। अब हर कोई पर्सन के पास में जो इंटेलिजेंस होती है वो उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। आपको अच्छे से पता है कि सपोज मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, आपका साइंस बहुत अच्छा है, कोई बच्चा है जिसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, उसको म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट है, किसी का डांस बहुत अच्छा है, वो डांस में बहुत परफेक्टली, क्लासिकल डांस बहुत परफेक्टली कर पाता है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं, उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश होती है, कुछ हिंदी में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक पर्सन के पास में अलग अलग इंटेलिजेंट होती है, हर एक पर्सन अपने अपने लेवल पे उसका नॉलेज और स्किल्स होता है। ठीक है, तो वही आप चाहते हो कि मशीन में भी उसी नॉलेज को, उसी स्किल्स को, उसी इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सके। तो यहां पे हम मशीन को सिखाते हैं, जैसे आप किसी छोटे से बच्चे को सिखाते हो ना कैसे पढ़ना है, कैसे उठना है, कैसे उसको मैनरफुली ट्रीट करना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, बिल्कुल वैसे ही हम इनिशियली किसी भी मशीन को इनिशियली उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। और ये जो मशीन लर्निंग है ये सबसेट है एक बड़ी सी टर्म का जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि जो इंटेलिजेंस हमारे पास होती है वो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, लेकिन वही इंटेलिजेंस यदि आप किसी मशीन में डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हो तो वो नेचुरल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल जाती है। लेकिन आज भी इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जिसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन में बने रहना, क्योंकि एआई और एमएल अपने आप में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। यदि आज समझ गए तो आगे की पूरी जर्नी आपकी बहुत बढ़िया निकलने वाली है, क्योंकि पूरा जो इतना सिलेबस है आपका एआई का वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स डोंट थिंक, okay, they calculate, they represent some of the newest, most sophisticated calculating machines in human history. It is computer system that can perform tasks that ordinarily require human intelligence or human interference. ठीक है, तो अब ये लाइन तो अच्छे से समझ में आ गई। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई। Now, some can perform what is called machine learning as they acquire new data. यदि आप मशीन को सिखाना चाहते हो, आप मशीन को ट्रेन करना चाहते हो, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करे, ह्यूमन की तरह मिमिक करे, ह्यूमन की तरह सोचे, ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। जैसे आप देखते हो कुछ ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स होते हैं, है ना, आपने सोफिया का नाम सुना होगा, आपने मूवीज में भी रोबोट्स वगैरह देखे होंगे, वो कैसे एकदम ह्यूमंस की तरह बिहेव करते, कैसे एकदम ह्यूमंस की तरह दिखते हैं।
तो भाई वहां पे उन रोबोट्स को उसी तरीके से ट्रेन किया जाता है जैसे बिल्कुल एक इंसान को हम सिखाते हैं। एक छोटा सा जो बच्चा होता है जब वो न्यू बॉर्न होता है, फिर वो धीरे धीरे नर्सरी में, प्री नर्सरी में, KG1 में आता है, KG2 में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और धीरे धीरे उसमें कैसे इंटेलिजेंस डेवलप होती है, बिल्कुल वैसे ही हम मशीन में भी इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है मशीन को ट्रेन करने में, उसको कहते हैं मशीन लर्निंग, विच इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब किसी स्टूडेंट को, किसी चिल्ड्रन को, किसी किड को समझाने के लिए आप अलग अलग मेथड्स का यूज करते हो ना, है ना, उसको कैसे पढ़ाते हो, उसको कैसे सिखाते हो, लेकिन मशीन्स को सिखाने के लिए, मशीन्स को ट्रेन करने के लिए हम यहाँ पे एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके थ्रू हम उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग में हम एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, कोड का यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, जिसकी बेसिस पर मशीन्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक है जी। तो इतना समझ में आया। अब मशीन लर्निंग तो ठीक से समझ में आ गया मैम। अब एक छोटे से किड को आप कैसे समझाते हो, किस तरीके से पढ़ाते हो, उसको एकदम से पूरा नॉलेज तो नहीं दे देते हो ना। अभी आप भी जब छोटे थे, मतलब आप जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, तो आपको किस लेवल का नॉलेज था, और जब आप आज 11th क्लास में आ चुके हो तो आपको किस लेवल का नॉलेज है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। यदि एक सिंपल सी बात मैं कहूं तो जब हमारे पास सिर्फ लिमिटेड नॉलेज होता है, जब आप मशीन को कुछ लिमिटेड इनपुट देते हो और वो उस इनपुट के बेसिस पे आउटपुट जनरेट करता है, तो दिस इज नोन एज मशीन लर्निंग। ठीक है। तो मशीन लर्निंग एक बहुत वास्ट टर्म है, लेकिन इसके अंदर एक और टर्म यूज होती है जिसका नाम है डीप लर्निंग। ठीक है। जब उस एक लिमिटेड नॉलेज को आप डीप में समझाने की कोशिश करते हो, मतलब पहले आपको अल्फाबेट्स पता थे, सिर्फ A to Z अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन आज उन अल्फाबेट्स की मदद से आप पूरा पूरा सेंटेंस लिख सकते हो, एक बुक तक लिख सकते हो, है ना। उन सेंटेंस से, उन पर्टिकुलर वर्ड से, उन पर्टिकुलर लेटर से, अल्फाबेट से कैसे वर्ड्स बने, कैसे वर्ड्स का क्या मीनिंग है, उनसे कैसे आपने सेंटेंसेस बनाए, फिर कैसे आप पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करते हो, फिर कैसे एक आंसर फॉर्म कर सकते हो। आज आपके पास इतना स्किल्स है सिर्फ उस बेसिक नॉलेज के बेसिस पर। ठीक है। वैसे ही मशीन लर्निंग में जो आप लिमिटेड डेटा मशीन को देते हो ना, वो उस लिमिटेड डेटा के बेसिस पर डीप लर्निंग करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे इनपुट यूजर देता जाता है, वैसे वैसे मशीन प्रेडिक्शंस करती है, वैसे वैसे मशीन डिसीजन लेने की कोशिश करती है, सीखती है। तो दिस इज नोन एज डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग में मशीन के पास में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो अब मैं उसी की बात बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में जो डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट है ये काम कैसे करता है ना। सो अदर्स यूजिंग कैलकुलेशंस अरेंज्ड इन वेज इंस्पायर्ड बाय न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन कैन इवन परफॉर्म डीप लर्निंग विद मल्टीपल लेवल्स ऑफ कैलकुलेशंस। Deep learning is an AI function that imitates the working of human brain in processing data and creating patterns for use in decision making। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि डीप लर्निंग एक्चुअल में AI का वो फंक्शन है that imitates the working of human brain in processing data and creating patterns for use in decision making। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं वही न्यूरल नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। मतलब न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जो इनपुट्स आप प्रोवाइड करते हो ना, जो भी इनपुट्स आप मशीन को देते हो, जो भी इनपुट्स आप रोबोट्स जैसी मशीन को देते हो, तो वो इन इनपुट्स को कनेक्ट करता है, उन इनपुट्स को एक पर्टिकुलर लेयर्स में कनेक्ट करके एक आउटपुट को जनरेट करता है। सो दिस इज नोन एज अ न्यूरल नेटवर्क। क्लियर। तो जो भी इनपुट्स आप दोगे उसका एक पैटर्न फॉर्म करेगा। इसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स और अलग अलग मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ डीप लर्निंग इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स कनेक्शंस इन द ह्यूमन। और ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जिसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, आप किसी भी चीज को कैसे किसी और चीज के साथ में कनेक्ट कर सकते हो और एक आउटपुट तक पहुंच सकते हो। ठीक है। आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई क्या काम करना है, क्या नहीं करना है ना, कैसे आप चीजों को रिलेट कर पाते हो और एक आंसर को जनरेट कर पाते हो। वैसे ही यहां पर भी न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड द कोर हार्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो यदि हम बात करें यहां पर डीप लर्निंग की, तो उसमें न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है जिसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जो एक्चुअल में मशीन लर्निंग का कोर हार्ट हो सकता है। ठीक है। एक्चुअल में जो मशीन लर्निंग में हम बात करें ना, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो वो होता है आपका क्या, बेसिकली डीप लर्निंग। ठीक है। सो दे कंप्राइज ऑफ नोड लेयर्स कंटेनिंग एन इनपुट लेयर, वन ऑफ द मल्टीपल हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर। तो यहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है।
ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम आईपीओ साइकिल पे काम करता है ना, मतलब जो भी आप इनपुट देते हो वो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होता है और फिर आपको एक आउटपुट मिलता है। यही तीन जो मेन प्रोसेस है यही फॉलो की जाती है, जिसको हम आईपीओ साइकिल के नाम से जानते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली तीन लेयर्स होती है। एक होती है आपकी इनपुट लेयर, जहां पे यूजर इनपुट्स देता है, मशीन इनपुट्स को कलेक्ट करती है, और दूसरा होता है यहाँ पे बेसिकली एक हिडन लेयर। तो हिडन लेयर में क्या होता है, हिडन लेयर में मशीन एक से ज्यादा लेयर्स क्रिएट करती है, जिसमें एक्चुअल में न्यूरल नेटवर्क वाला काम हो रहा होता है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में जो कनेक्शन है इनपुट्स का वो होता है, और उसके बेसिस पर मशीन यहाँ पर डिसीजन लेने की कोशिश करती है, और उसके बेसिस पर फिर आपको आउटपुट लेयर में आउटपुट मिलता है। तो ये हिडन लेयर को ही आप कहते हो यहाँ पर क्या, एक्चुअल में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो न्यूरल नेटवर्क में तीन लेयर्स होती है। वन इज इनपुट लेयर, अदर इज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर भी बोल सकते हो या आप इसको हिडन लेयर्स भी कह सकते हो, एंड थर्ड इज आउटपुट लेयर। इफ द आउटपुट ऑफ एनी नोड इज अबव अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, दैट नोड इज एक्टिवेटेड सेंडिंग डेटा टू द नेक्स्ट लेयर टू द नेटवर्क, और अदरवाइज नो डेटा इज पास्ड अलोंग टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, मतलब यदि इनपुट लेयर से आप इनपुट ही नहीं दोगे तो मशीन कैसे इनपुट्स को कनेक्ट कर पाएगा, कनेक्ट करके किस तरीके से फिर वो न्यूरल नेटवर्क फॉर्म करके आपको आउटपुट जनरेट कर पाएगा। ठीक है, सो इफ द नंबर ऑफ लेयर इंक्लूडिंग द इनपुट्स एंड आउटपुट लेयर इज मोर देन 3, इनपुट और आउटपुट लेयर को इंक्लूड करके यदि नंबर ऑफ लेयर्स 3 से ज्यादा होती हैं, देन इट इज कॉल्ड अ डीप न्यूरल नेटवर्क। तब हम यहाँ पे कहते हैं उसे क्या, डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है जी, तो अब इसका ये डायग्राम आपको सारी चीजें बयां कर देगा। मतलब हम यहाँ पे बात करें, सो दिस इज द इनपुट लेयर जहां पे यूजर्स इनपुट देते हैं, मशीन उन इनपुट्स के बेसिस पर मल्टीपल्स हिडन लेयर्स को क्रिएट करता है, यहाँ पे एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म होता है, अलग अलग इनपुट्स को कनेक्ट किया जाता है, एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसमें एक डिसीजन तक पहुंचा जाता है जिसको आउटपुट लेयर पे शो किया जाता है। सो दिस इज होल अबाउट डीप न्यूरल नेटवर्क, और यदि ये 3 से ज्यादा होती है तो एक डीप न्यूरल नेटवर्क फॉर्म होता है। तो ये चीज अब आपको क्लियर होगी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, तो अब आप आसानी से लिखकर आ सकते हो, है ना जी। मशीन लर्निंग की यदि बात करें तो वर्क्स ऑन स्मॉल डेटा सेट फॉर एक्यूरेसी, और डीप लर्निंग की बात करें तो ये लार्ज डेटा सेट पे काम करती है। मतलब मशीन लर्निंग में आप मशीन को कुछ लिमिटेड डेटा देकर भी सिखा पढ़ा सकते हो, मशीन को समझा सकते हो, है ना। मतलब लिमिटेड आपने प्रोग्राम कर दिया, लिमिटेड आपने डेटा दे दिया तो मशीन सीख गई। फॉर एग्जाम्पल कि आप मशीन को बताना चाहते हो, मशीन से ये डिसीजन लेना चाहते हो कि आपने कुछ इमेज इंसर्ट करी कुछ एनिमल्स की, और अब आप ये सोच रहे हो कि मशीन उन एनिमल्स को डिटेक्ट करके बताए। तो भाई आपने यदि कैट का इमेज दिया तो आपने उस पर लेबल लगा दिया कि ये कैट इमेज है, आपने यदि डॉग का इमेज दिया तो आपने लेबल लगा के मशीन को दिया कि ये डॉग इमेज है। अब जब आप दूसरी बार कुछ एनिमल्स की इमेजेस देते हो तो मशीन उसमें आराम से कैट और डॉग की इमेज को आइडेंटिफाई कर लेगा। सो ये सिंपल सी मशीन लर्निंग हुई। लेकिन वही जब आपने बल्क में डेटा वैल्यूज दे दिए और आपने लेबल नहीं किया, वहां आपने फीचर्स बता दिए कि भाई कैट के ये फीचर्स है, ब्लैक ब्राउन कलर की कैट होती है, स्मॉल इन साइज होती है, उसकी टेल शॉर्ट होती है ना, आप ऐसे कुछ फीचर्स बता रहे हो। और वहीं आपने डॉग के फीचर्स बता दिए कि इन कलर्स के डॉग्स होते हैं, हाइट में बड़े होते हैं, ऐसे आपने डॉग के फीचर्स भी बता दिए। तो जब आपने कुछ फीचर्स दिए मशीन में, आपने स्पेसिफिकली लेबल्स प्रोवाइड नहीं किया, और अब मशीन उन फीचर्स के बेसिस पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है, या फिर मशीन पहले जो आपने रॉ डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पर कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है, तो इसे हम डीप लर्निंग कह सकते हैं। तो डीप लर्निंग के लिए लार्ज डेटा सेट वैल्यूज होना चाहिए, और वही यदि हम मशीन लर्निंग की बात करें तो इट वर्क्स ऑन स्मॉल डेटा सेट्स, डिपेंडेंट ऑन लो एंड मशीन एंड हेविली डिपेंडेंट ऑन हाई एंड मशीन। ठीक है, डिवाइड्स द टास्क इनटू सब टास्क, सॉल्व देम इंडिविजुअली एंड फाइनली कंबाइन द रिजल्ट्स। जैसे नॉर्मली आप करते हो कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करना होता है तो उसको आप सब टास्क में डिवाइड कर लेते हो और फिर एक रिजल्ट तक पहुंचते हो, बिल्कुल वैसे ही मशीन लर्निंग में यहाँ मशीन काम करती है। यहाँ पे एंड टू एंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि डीप लर्निंग में हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, वो कैसे अभी एग्जाम्पल से भी बताऊंगी। टेक लेस टाइम टू ट्रेन, मशीन को ट्रेन करने में यहाँ कम समय लगता है क्योंकि आप लेबल्ड चीजें प्रोवाइड कर देते हो। मतलब मशीन को सारी चीजें पहले से बता देते हो, ऐसा 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 है, यदि कोई अब डेटा आएगा तो उसके बेसिस पे तुम्हें यह आउटपुट जनरेट करना होगा, तो मशीन सीख जाती है। ठीक है, टेक्स लॉन्गर टाइम टू ट्रेन, डीप लर्निंग में मशीन को सिखाने में समय लगता है।
वही बात हो गई कि जब एक इनिशियली आप मशीन को ट्रेन कर रहे होते हो तो उसमें आप चीजें पहले से फिट कर देते हो, पहले से लेबल्ड बता देते हो, तो लेबल्ड चीजें समझने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब आप किसी फीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हो या फीचर्स नहीं भी दे रहे हो तो मशीन को खुद को बोल रहे हो कि भाई तुम्ही को ट्रेन करना है, मशीन को खुद से ही ट्रेन होना है, मशीन को खुद से ही डिसीजन लेना है, जो प्रीवियसली डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को कनेक्ट कर करके आपको आउटपुट निकालना है सोच समझ के, तो ये डीप लर्निंग कहलाता है, जिसमें ट्रेन होने में मशीन को टाइम लग जाता है। टेस्टिंग टाइम में इंक्रीज, और यहां भी टेस्टिंग टाइम इंक्रीज हो सकता है मशीन को टेस्ट करने में। आप देखते हो ना आजकल जो व्हाट्सएप पे मेटा एआई फीचर आया तो उसको कितनी बार टेस्ट किया गया था। पहले व्हाट्सएप बीटा वर्जन पे टेस्ट किया गया, फिर उसको पब्लिकली अवेलेबल करवाया गया, है ना। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी एआई मॉडल हो, चाहे चैट जीपीटी की बात कर लें, मेटा एआई की बात कर लें, गूगल एलेक्सा सिरी की भी बात कर लें, तो ये सब पहले टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें टाइम भी लग सकता है। टेस्ट करने के बाद में ही फिर पब्लिकली उसको अवेलेबल कराया जाता है। वैसे व्हाट्सएप मेटा एआई को तो कितने दिन तक के लिए क्या करा गया था, व्हाट्सएप बीटा वर्जन पे टेस्टिंग फेज में रखा था और फिर उसको पब्लिक किया गया, है ना। नाउ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जो यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इमेजिन यू आर गिवन द जॉब टू सॉर्ट आइटम्स इन द मीट डिपार्टमेंट एट ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर पे जो मीट डिपार्टमेंट होता है वहां पे कुछ आइटम्स है जिसको आपको सॉर्ट करना है। अब आपको वो सॉर्ट करना है, सो डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल है और बहुत कम समय आपके पास में है और आपको मैनुअली उसको सॉर्ट करना है। मैनुअली आपको क्या करना है, जो कंबाइंड मीट आइटम्स है उनको अलग अलग करना है, कम समय है। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, हाउ विल यू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप यहाँ पे एआई का यूज कैसे करोगे। आप चाहते हो कि एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जाए जो ये काम को चुटकियों में कर दे, और एआई हर काम को चुटकियों में करता भी है जैसे आपको पता है। सो यहाँ पे हम एआई का यूज करेंगे। एआई में मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज कर सकते हो, डीप लर्निंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो अपने काम को और क्विक वे में, इजी वे में करवाने के लिए, ठीक है। तो कैसे में, आप जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सपोज जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि ग्रोसरी स्टोर है, वहां पर मीट डिपार्टमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए, डजन ऑफ प्रोडक्ट्स रखे हुए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि भाई जो प्रोडक्ट है उस पर लेबल लगा दिया, ठीक है। अब लेबल आपने लगा दिया कि उसमें चिकन हो सकता है, बीफ हो सकता है और क्या हो सकता है, पर्क हो सकता है, ठीक है, पॉर्क हो सकता है। तो ये तीन जो है बेसिकली आपके आइटम्स हो गए, समझ में आया। तो आपने इनको लेबल कर दिया कि लेबल करने के बाद जैसे आपने इस पे लेबल कर दिया कि ये बीफ है, ये भी बीफ है, ठीक है, ये चिकन है, इस तरीके से जो आइटम दिखेगा ये चिकन है, ठीक है, ये पॉर्क है और ये पॉर्क है। ये आपने आइटम को लेबल कर दिया, मतलब आपने लेबल करके मशीन में इनपुट किया, आपने प्रोग्राम किया लेबल के साथ में ही, ठीक है। अब जब भी कोई आइटम आएगा तो मशीन उसको कैसे सॉर्ट करेगा, उसके लेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां देखो, मीट कैटेगराइजेशन बाय यूजिंग एल्गोरिथम दैट स्कैन्स मीट मैचेस इट विद द करेक्ट लेबल। अब करेक्ट लेबल के साथ में जो आइटम मैच करता जाएगा तो पर्टिकुलरली वो एआई मॉडल क्या करेगा, उसको सेपरेट करता जाएगा। जहां उसको लेबल चिकन मिलेगा तो जितने भी चिकन से रिलेटेड लेबल वाले आइटम होंगे वो इस बकेट में आ जाएंगे। जहां उसको बीफ मिलेगा वो बीफ लेबल से मैच करेगा तो उस लेबल के अकॉर्डिंग यहां चीजें आ जाएगी। जहां उसको पोर्क मिलेगा वो उस लेबल के साथ में उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहां देखो, ये भी अलग अलग वैरायटी के आइटम्स है, इसके अंदर भी अलग अलग वैरायटी के आइटम्स है, बट जहां लेबल मैच करता जा रहा है, मशीन में आपने जो कोड किया है उसमें आपने लेबल के थ्रू कोड किया है, तो जहां भी उस पर्टिकुलर मॉडल को लेबल मैच करेगा वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करता जाएगा। तो टू सेपरेट द चिकन, बीफ एंड pork you could create a programmed rule in format if else statements. This allow the machine to recognize what is on the label and route it on the correct basket. ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक टेक्निक हो गई जो नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग में कर देते हैं। लेकिन जब बात मशीन लर्निंग की आती है, लेकिन जब बात डीप लर्निंग की आती है तो क्या करना है, सुनो। हमने यहाँ पर कलेक्टिवली बहुत सारे मीट आइटम्स रखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। अब आप यहाँ पे लेबल नहीं कर रहे हो तो फिर तो पहचानना डिफिकल्ट होगा मैम। जब आप लेबल नहीं कर रहे हो कि ये कौन सा मीट आइटम है, ये चिकन है, बीफ है या क्या है, तो उसके लिए आपको पहचानना डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा। तो मशीन को भी तो आपको ट्रेन करना होगा उस बेसिस पे। तो हम यहाँ पे मशीन को बताते हैं उसके फीचर्स के बारे में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मशीन कैट और डॉग को कैसे पहचानेगा, भाई उसके फीचर्स आपने बता दिए। तो सिमिलरली मशीन लर्निंग में अब हम यहाँ पे फीचर्स बताते हैं कि साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है। साइज, शेप, कलर के बेसिस पर अब जो आपका एआई मॉडल है वो बेसिकली इन सारे आइटम्स को सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग, जिसमें हम कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स को फिट करने वाले हैं, कुछ ऐसे कोड को करने वाले हैं जिसमें हम ये फीचर्स के बेसिस पर डिटेक्ट करवाएंगे मशीन से कि वो फीचर्स के बेसिस पर क्या कर दे, आइटम्स को सॉर्ट कर दे कि कौन सा चिकन है, कौन सा बीफ है, कौन सा पॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कलेक्टिवली सारे आइटम्स हैं, इनमें कोई लेबल नहीं है। यहाँ पे मशीन इनके साइज, शेप और कलर के बेसिस पर इस डेटा में से जो है चीजों को
सेपरेट करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, मशीन लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डीप लर्निंग की। जब डीप लर्निंग की बात करेंगे तो यहां मशीन को हम कुछ नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, लेबल भी नहीं बताएंगे, हम ये भी नहीं बताएंगे कि शेप साइज कलर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम मशीन में ये सारी चीजों को फिट कर चुके हैं। तो अब जब आपने सपोज 100 या थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स दे दिए मशीन में और आपने कहा कि भाई इसको सॉर्ट कर दो, तो मशीन क्या करेगा, पहले जो उसके पास में डेटा था, पहले जो उसके पास में इनपुट्स थे और अब जो नए इनपुट्स उसके पास में आए हैं, वो सारे इनपुट्स को कनेक्ट करेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से हर एक चीजों को फैच करने की कोशिश करेगा और जो करेक्ट एक्यूरेट मैच बैठेगा वो उसके अकॉर्डिंग चीजों को सेपरेट करता जाएगा। सो दिस इज नोन एज डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया। तो डीप लर्निंग की अपनी एल्गोरिदम्स होती हैं, अपनी मेथड्स होती हैं, राइट। तो सॉर्टेड बाय एल्गोरिदम दैट रिकॉग्नाइजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट फ्रॉम वैरायटी ऑफ इमेजेस। तो यहां पे अब आपने वैरायटी ऑफ इमेजेस दे दी, यहाँ चिकन भी है, बीफ भी है, ना लेबल है, ना आपने शेप साइज कलर बताया है, बस आपने चीजें दे दिया, ठीक है। मशीन को, एआई मॉडल को बोला इसमें से अब आपको सेपरेट करना है, ठीक है, बीफ अलग सेपरेट करना है, चिकन अलग और पोर्क अलग सेपरेट करना है। सो डीप लर्निंग मॉडल एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शंस। यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देता है, डिसाइड द एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन डीप लर्निंग टू सॉर्ट मीट बाय रिमूविंग द नीड टू डिफाइन व्हाट ईच प्रोडक्ट लुक्स लाइक, ठीक है। एंड फीचर एक्सट्रैक्शन इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इनपुट। वंस यू हैव प्रोवाइडेड द डीप लर्निंग मॉडल विद डजन्स ऑफ मीट पिक्चर्स, इट प्रोसेसेस द इमेज थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो यहां पे वो क्या करेगा, इन इमेजेस का एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म करेगा, जो उसके पास प्रीवियसली डेटा है और जो अभी जो डेटा उसको मिला है, वो सारे डेटा को कलेक्ट करके एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म करेगा, जिसको मल्टीपल हिडन लेयर्स आप कहते हो, और उसके बेसिस पर फिर एक आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो ये कहलाता है आपका डीप लर्निंग। तो अब इस बेसिस पर यहां पर मशीन लर्निंग की 3 मेथड्स होती हैं, 3 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की जब बात की जाए तो 3 टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है। वन इज सुपरवाइज्ड, अदर इज अनसुपरवाइज्ड एंड द थर्ड इज रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। कि एआई में जो मशीन लर्निंग है, यदि हम उसमें और डीप में जाके समझते हैं, डीप लर्निंग के बारे में समझते हैं, तो बेटा यहाँ पे 3 टाइप की लर्निंग टेक्निक्स और लर्निंग मेथड्स होती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट। तो जैसे इनके नाम है ना, वैसे इनके काम है। अब यदि मैं बात सुपरवाइज्ड की करूं तो मशीन को आप पहले से सुपरवाइज कर दे रहे हो, मशीन को पहले से बता दे रहे हो कि ये चीजें हैं, इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मशीन को आपने पहले ही इनपुट दे दिया, पहले ही आउटपुट भी दे दिया है। दिस इज नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम जो इनपुट्स देते हैं वो लेबल्स के साथ में दे देते हैं। मशीन को कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना, कुछ मेहनत नहीं करना है, भाई लेबल के साथ में बता दिया, ठीक है। वो कहते हैं ना स्पून फीडिंग करना, वो वाला काम होता है सुपरवाइज लर्निंग में, कि आप मशीन को स्पून फीडिंग करवा देते हो। बिल्कुल मशीन को अब आइडेंटिफाई करना है, छोटा सा काम करना है, जहां लेबल मैच करेगा तो वो उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है। सो लेबल डेटा होता है, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है और यहाँ पे आउटकम और फीचर जो भी पर्टिकुलर फीचर उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यहाँ आप लेबल डेटा नहीं देते हो, यहां मशीन को थोड़ी मेहनत करनी होती है। मतलब यहां पे जब लेबल्स नहीं होते, नो लेबल्स, तो यहां पे जल्दी से कोई फीडबैक भी नहीं मिलता है ना। यहां पर एक हिडन स्ट्रक्चर, एक हिडन पैटर्न है जो मशीन फॉर्म करने की कोशिश करती है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। जैसा डेटा मशीन को प्रोवाइड किया जाता है, यहां पे आप कुछ फीचर्स या कुछ पैटर्न्स बताते हो मशीन को, उसके बेसिस पे यहां पर मशीन सीखती है, ठीक है। और एक होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग में तो ना आप लेबल डेटा देते हो, ना आप कोई फीचर्स बताते हो, यहाँ कोई लेबल, नो लेबल डेटा नहीं होता है। यहाँ पे जो बेसिकली डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है सर्टेन एक्शंस के बेसिस पर। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग में एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क काम करता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, कैसे काम करते हैं, इनमें कौन से एल्गोरिदम यूज की जाती है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है जी। देखो बेसिकली यहाँ पे मैं सुपरवाइज लर्निंग की यदि बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पर हम लेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं मैम? लेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये कुछ काऊ की इमेजेस है, अलग अलग काउज है और उन पर मैंने लेबल लगा दिया कि काउ इमेजेस है। फिर यहाँ कुछ कैट की इमेजेस है, लेबल लगा दिया कैट। तीनों अलग अलग कैट्स है ना, कोई ब्लैक कलर की, कोई ब्राउन कलर की, इनके टेक्सचर्स वगैरह भी अलग अलग है। अब ये कुछ डॉग की इमेजेस है, व्हाइट, ब्राउन और व्हाइट, जो ब्लैक डॉग आप देख रहे हो डॉग की इमेजेस है, या मैंने लेबल भी यहाँ लगाया हुआ है। एज इट इज मैं ये इमेजेस यदि एआई मॉडल में इंसर्ट करती हूँ, एज इट इज ये इनपुट यदि मैं एआई में देती हूँ, एआई मॉडल में कोड के थ्रू एंटर करती हूँ, तो आप देखो जब कोई और यूजर कोई डॉग का इमेज देकर उससे पूछता है व्हाट इज दिस, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये इमेज को कोई भी मॉडल, कोई भी एआई मॉडल इस पर्टिकुलर लेबल से सर्च करके इजीली बता सकता है कि भाई ये इमेज इस पर्टिकुलर इमेज से मैच कर रही है। तो मैच कर रही है मतलब कि मशीन ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया और बताया कि दिस इज
डॉग इमेज। ओके, बात समझ में आई। सो दिस इज सुपरवाइज लर्निंग, जहां आपने इनपुट में ही आउटपुट भी दे दिया है। मशीन को जब आप इनपुट कर रहे हो तो वहां उसको आउटपुट के साथ में इनपुट कर रहे हो, तो यहां मशीन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, सर्च नहीं करना होता, लिमिटेड कोड लिमिटेड एल्गोरिदम में आपका काम हो जाता है। लेकिन जब बात अनसुपरवाइज लर्निंग की आती है तो उसका भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। बट व्हाट अबाउट यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि सुपरवाइज लर्निंग के बारे में लिखो, तो क्या लिखोगे, क्या आंसर लिखकर आने वाले हो, किन टेक्निक्स के बारे में बताने वाले हो, तो यहाँ पे मशीन कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कौन सी एल्गोरिथम्स यूज होती है, वो सब समझना है। तो सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल डेटा। जो एआई मॉडल है वो लेबल डेटा से चीजों को सीखता है, विच मीन्स दैट इनपुट डेटा इज अकम्पेन्ड विद द या बाय द करेक्ट आउटपुट। इनपुट डेटा में ही आप आउटपुट देकर उसको ट्रेन करते हो। इन सुपरवाइज लर्निंग द एल्गोरिथम लर्न्स टू मैप इनपुट डेटा टू आउटपुट लेबल्स बेस्ड ऑन एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में मैपिंग होती है, पेयरिंग होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि डॉग की इमेज आप पूछ रहे हो मशीन से, व्हाट इज दिस या विच एनिमल इज दिस, तो वो पहले मैपिंग करेगा कि इस इमेज को, जो इमेजेस आपने पहले दिए, मैप करके आंसर जनरेट करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द ट्रेनिंग फेज ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ द गोल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग इज लर्न टू मैपिंग फंक्शंस फ्रॉम इनपुट वेरिएबल्स टू आउटपुट वेरिएबल्स सो दैट द मॉडल कैन मेक प्रिडिक्शंस ऑन अनसीन डेटा। तो यदि मॉडल ने कोई डेटा पहले से नहीं भी देखा है तो भी वो प्रिडिक्शंस कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम इंक्लूड लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स। तो ध्यान से समझ लो, दिस ऑल आर द एल्गोरिथम्स, दिस ऑल आर द टेक्निक्स, दिस ऑल आर द मेथड्स जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज की जाती है। किसी भी एआई मॉडल को जब सुपरवाइज्ड लर्निंग में ट्रेन करते हो तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, न्यूरल नेटवर्क्स, जिसका मैं अभी बता रही हूं आपको बात, ये सारी टेक्निक्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसको आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल डेटा मशीन को नहीं देते हैं। तो जब लेबल डेटा नहीं देते हो तो फिर कैसे बताओगे मशीन को, कैसे मशीन ट्रेन होगी? तो भाई यहाँ पे हम मशीन को बताते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। मतलब आप मशीन को डायरेक्टली इनपुट नहीं देते हो, आप मशीन को डायरेक्टली ये नहीं बताते हो कि भाई ये पर्टिकुलरली इमेज है, ये इसकी इमेज है, वो उसकी इमेज है। आप यहाँ इमेज के फीचर्स को बता रहे होते हो। ठीक है, मतलब आपने कोई एक इमेज दी, उसमें आप बता रहे हो कि इसके पॉइंटेड ईयर्स है। यहाँ कुछ इमेज दी, यहाँ बता रहे हो कि बेड शेप्ड ईयर्स है। यहाँ आपने कुछ इमेज दी, बता रहे हो यहाँ पर इन पर्टिकुलर इमेजेस में जो एनिमल है उनके फोल्डेड ईयर्स है। यहाँ पे आपने इमेज दी, बताया कि व्हाइट कलर के एनिमल्स है, ये ब्राउन कलर का एनिमल है और ये ब्लैक कलर का एनिमल। तो आपने कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए, ना कि आपने एनिमल्स के नेम यहाँ पे प्रोवाइड किए। ठीक है, अब जो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है तो यहाँ लेबल डेटा तो होता नहीं है, वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा नाउ, विच मीन्स दैट इनपुट डेटा इज नॉट अकम्पेन्ड बाय द करेक्ट आउटपुट। यहाँ मशीन को थोड़ी मेहनत करनी होती है। मशीन को जो फीचर्स आप बता रहे हो, मशीन उन फीचर्स को मैच करके बेसिकली एक आउटपुट तक पहुंचती है। तो इनपुट में यहाँ हम आउटपुट नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ कोई भी लेबल्ड वैल्यूज मशीन को प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। सो इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द एल्गोरिथम ट्राइज टू फाइंड हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स इन इनपुट डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट गाइडेंस। बिना कोई एक्सप्लिसिट गाइडेंस के मशीन यहाँ पर एल्गोरिथम्स का यूज कर जो भी एल्गोरिथम्स, जो भी कोड आप दे रहे हो, उनका यूज करके हिडन पैटर्न्स के बेसिस पर आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करती है। सो द गोल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर इनहेरेंट स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप विद इन द डेटा सच एज क्लस्टर्स, एसोसिएशंस एंड एनोमलीज। तो क्लस्टर्स, एसोसिएशंस, एनोमलीज के बेसिस पर मशीन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करती है। जो फीचर्स आपने दिए उन फीचर्स की बेसिस पर एक आउटपुट को जनरेट करने की कोशिश करती है। इसके यदि एग्जांपल्स की बात करें, इसकी यदि टेक्निक्स की बात करें बेटा जी, तो यहाँ पर के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और ऑटो एनकोडर्स, इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसको आगे हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं तीसरी टाइप की लर्निंग, दैट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। आखिर ये क्या होता है मैम? तो देखो, रेनफोर्समेंट लर्निंग की बात करो तो ये अलग टाइप की लर्निंग है। मतलब कि यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं डीप लर्निंग की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? डीप लर्निंग की। तो तीन हमने यहाँ पर टेक्निक्स देखी हैं। पहला सुपरवाइज्ड, जो बहुत इजी होता है मशीन को सीखने के लिए। दूसरा अनसुपरवाइज्ड, जहां मशीन को थोड़ी मेहनत करनी होती है, अलग अलग इनपुट्स को कनेक्ट करना होता है और फिर एक डिसीजन लेना होता है। और थर्ड इज रेनफोर्समेंट लर्निंग, जो डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट में आता है। यहां मशीन हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पर डिसीजन लेती है। अब ये एग्जाम्पल से आप चीजें बहुत क्लियरली समझ जाने वाले हो। यहां दिया हुआ है, अ रोबोट नीड्स टू नेविगेट अ किचन फ्लोर टू गेट अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस द ऑनर रिक्वेस्टेड। मतलब कि ये एक रोबोट है,
और ऑनर ने, जिसने इस रोबोट को बनाया, उसने इसको रिक्वेस्ट किया है कि भाई किचन से जाकर किचन के फ्लोर पर से ऑरेंज जूस की बोतल ढूंढ के लाओ, ठीक है, नेविगेट करो। तो अब रोबोट कैसे काम करेगा समझना। तो यहाँ पे रोबोट ने इस प्रोसेस के लिए स्टार्ट किया, क्या करा, रेनफोर्समेंट लर्निंग में जो भी मॉडल होता है वो अपने एनवायरनमेंट से चीजों को सीखता है। एनवायरनमेंट से मतलब जैसा इनपुट आप उसको दोगे, जो क्वेश्चन आप उससे पूछोगे, उसके बेसिस पे प्रीवियसली जितना भी उसके पास में इनपुट होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारे इनपुट्स को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो बेसिकली बात करें हम, तो जो रोबोट है ना, इसको हम एजेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको हम एजेंट कह रहे हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेगा। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखेगा चीजों को, ठीक है, मतलब वो अपने आसपास पहले किचन को सर्च करने की कोशिश करेगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो दूसरी स्टेप में देखो यहाँ पर क्या होता है, जो एजेंट है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव करता है। यदि वो इस डायरेक्शन में जाता है तो इस एनवायरनमेंट में उसको कुछ नहीं मिलता है, फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है। जब वो इस डायरेक्शन में जाता है फिर वो फाइंड आउट करता है क्या किचन का फ्लोर उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ता है, फिर वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो वो यहां पहुंच जाता है। यहां भी उसको कोई पर्टिकुलरली किचन फ्लोर या ऑरेंज जूस बॉटल डिटेक्ट नहीं होती है, तो वो फिर और दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, फाइनली उसको इस ऑरेंज जूस की बॉटल को मिल जाती है, ठीक है। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई कि रोबोट जो है बेसिकली वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसको कैसे ट्रेन किया जा रहा है। तो यहां पर जो ये रेनफोर्समेंट लर्निंग है ये हिट एंड ट्रायल मेथड पर काम करता है, जहां पे बेसिकली एक बार मशीन ने यदि कोई डिसीजन ले लिया तो दोबारा उसको वही सेम डिसीजन लेने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब दोबारा यदि कोई इसको इंस्ट्रक्शंस देगा तो उसको पता है कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। वो जो इतना पाथ घूम कर पहुंचा था, अब उसको ये पता है कि इस पर्टिकुलर पाथ तक मुझे जाना है, किचन फ्लोर तक पहुंचना है, तो किचन फ्लोर का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो उसने एनवायरनमेंट में हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू उस पर्टिकुलर इमेज तक, उस पर्टिकुलर आउटपुट तक वो पहुंच गया। तो ये चीज मेरी आपको समझ में आई अच्छे से। दिस इज नोन एज रेनफोर्समेंट लर्निंग। मतलब आजकल के जो रोबोट्स है ना, जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, वो एक्चुअल में इस रेनफोर्समेंट लर्निंग पर ही काम करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि मैं बताऊं तो आपने सेल्फ ड्राइविंग कार का नाम सुना होगा, टेस्ला कार, जो बहुत ज्यादा फेमस है। बच्चा बच्चा इस कार के बारे में जानता है कि मैम एक ऑटोमेटिक कार है ना, जो भी ऑब्स्टिकल सामने आता है तो उस ऑब्स्टिकल को अवॉइड कर देती है, वहां से टर्न हो जाती है। भाई बिना आप ह्यूमंस के इंटरवेंशन के वो कार चलती है, ठीक है जी। तो एक्चुअल में कार डिसीजन कैसे लेती है, एक्चुअल में बेसिकली वो वर्क कैसे करती है, तो वहां पे जो लर्निंग मेथड है वो रेनफोर्समेंट लर्निंग ही होती है, ठीक है। यदि हम गूगल एलेक्सा सिरी की बात भी करें, जो कि आपके गूगल एलेक्सा सिरी जो एनएलपी बेस्ड मॉडल्स हैं वो सब भी रेनफोर्समेंट लर्निंग के बेसिस पर ही काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी ट्रेन किया जाता है। क्यों? आप एलेक्सा से कुछ भी कहोगे, किसी भी लैंग्वेज में कहोगे, वो हर एक लैंग्वेज में हर एक बात को समझ जाएगा। चाहे आपने बोला कि एलेक्सा नियर हॉस्पिटल्स क्या है, तो वो बता देगा आपको। किसी भी लैंग्वेज में आप बोलोगे वो हर एक लैंग्वेज में समझ जाएगा चीजों को, क्योंकि ऐसे इनपुट्स उसमें दिए गए हैं, ठीक है जी। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट learns to make decisions by interacting with an environment to maximize cumulative rewards. In reinforcement learning, the agent learns through trial and error by taking actions and receiving feedback from the environment in the form of rewards and penalties. The goal of reinforcement learning is to learn a policy or strategy that guides the agent to take actions that lead to the highest cumulative reward over time. मतलब टाइम पर यदि आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर जो भी एजेंट है, मतलब हम रॉबर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एजेंट की बात कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड चाहिए ऑन द टाइम, तो भाई वो अपने एनवायरनमेंट से फटाफट से चीजों को सीखेगा और आपको सही आउटपुट जनरेट करके देगा। तो एक्चुअल में इस लर्निंग में जिन टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जो सिनारियोज यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलते हैं, इट मेक अ सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस ओवर टाइम सच एज प्लेइंग गेम्स, controlling robots, managing financial portfolios. These are the examples, these are the application areas जहां पे आप इसको देखते हो, जहां पे एक्चुअल में रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया जाता है, ठीक है। सो आजकल जितने एआई मॉडल है वो जनरली रेनफोर्समेंट लर्निंग का ही यूज करते हैं, जो एकदम एक्यूरेट आंसर आपको रिजल्ट रिटर्न कर रहे होते हैं। सो इट्स लर्निंग एल्गोरिथम्स इंक्लूड क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क्स, पॉलिसी ग्रेडियंट्स एंड एक्टर क्रिटिक मेथड्स। ये सारी मेथड्स हैं जो रेनफोर्समेंट लर्निंग में यूज किया जाता है। ये सारी एल्गोरिथम टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पे आप मशीन को क्या करते हो, ट्रेन करते हो। तो अब आपको ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से दैट व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज डीप लर्निंग, है ना जी। सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताई कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है उसको जब हम चीजें सिखा रहे होते हैं तो हम लिमिटेड चीजें सिखाते हैं, लिमिटेड बेसिस पर सिखाते हैं और वो उसके हिसाब से सही सही आंसर भी करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसको वही सारी चीजें और डीप में सिखाई जाती है। जैसे आप ही की बात करूं तो जब आप क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, तब आपको कंप्यूटर का बहुत बेसिक नॉलेज बताया जाता था कि
कंप्यूटर सिर्फ 5 डिवाइस से मिलकर बना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आप 10th में आए, 9th में आए, 11th में आए, तो अब आपको वही सारी चीजें और डीप में सिखाई जाती है कि भाई इनपुट डिवाइस में भी इतने इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इतने टाइप के इनपुट आप कर सकते हो। मशीन 01 में बात करती है, उसमें समझती है, तो आपको और डीप में नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस बेसिस पे आपके भी दिमाग में सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही है ना। बिल्कुल वैसे ही मशीन को भी हम डीप में लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसको रेनफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है, जिसको डीप लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, अब एआई के क्या बेनिफिट्स है और क्या लिमिटेशंस है, इसके साथ में इस सेशन को यहां खत्म करेंगे और चैप्टर भी फिनिश होगा। ओके तो यदि बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट्स तो आप खुद ही लिख कर आ जाओगे, अपनी ओन लैंग्वेज में लिख कर आ जाओगे, क्योंकि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है मैम। जब लिमिटेशंस में आऊंगी तो लिमिटेशंस भी आपको पता होंगे, है ना, जब मैं बताऊंगी आपको तब। ठीक है जी, तो बेनिफिट्स की बात करें तो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है कि एआई की मदद से आपके काम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। एक क्लिक पर, एक चुटकियों में आप अपने काम को कर सकते हो यदि आपको एआई इनेबल्ड चीजें पता है तो, है ना जी। सो एआई ऑटोमेट टास्क, analyze data faster, optimize processes leading to increased efficiency and productivity across various sectors। आपको कुछ भी सर्च करना है तो अब आपको गूगल पे जाके टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यदि व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो वहां मेटा एआई पे सर्च कर सकते हो। आप यदि गूगल पे जाते हो तो गूगल में बहुत डिटेल में आपको आंसर मिलता है। चैट जीपीटी पे जाओगे तो क्विक आंसर मिलेगा, जैसा चाहते हो शॉर्ट एंड स्वीट वैसा आपको क्विकली मिल जाएगा। और चैट जीपीटी के भी ऊपर आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर से पीपीटी बनाना है तो बस एक वर्ड लिखना है, पीपीटी बन के पूरी रेडी हो जाएगी, है ना। So our work makes efficient and productive। ठीक है, सेकंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव किया जा सकता है। आजकल देखो आपने सुना होगा एक एप्लीकेशन एआई का कि भाई एआई की मदद से जो पहले पंडित लोग भविष्यवाणी बताते थे, जो 1 दिन 2 दिन में भविष्यवाणी करते थे, एआई यहाँ पर 1 सेकंड में आपको पूरा भविष्य बता देगा आपका। ठीक है, एआई जो है आपका पूरा जो भी है पास्ट है वो आपको कंप्लीट बता देगा। ठीक है, आजकल आपने सुना होगा ये सारी चीजें एआई बेस्ड इतने सारे टूल्स आ चुके हैं। ठीक है जी, तो डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। AI analyzes vast amount of data and identifies patterns that humans might miss, assisting in data driven decision making and potentially leading to better outcomes। यदि हम बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में यदि आप पास्ट 5-10 ईयर्स का डेटा निकालना चाहते हो और एक डिसीजन लेना चाहते हो तो एआई आपको क्विकली पास्ट के 5 साल का 10 साल का डेटा निकाल के दे देगा, जिसको सर्च करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इनहांस्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ऑब्वियस सी बात है इसकी बेसिस पर जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनोवेटिविटी और क्रिएटिविटी भी तो इंक्रीज होना है। तो एआई टूल्स अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पर आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क जो है उनको करवा सकते हो, बिना थके मशीन काम करती है। ह्यूमन रिसोर्स फॉर मोर क्रिएटिव परसूट्स एंड इनोवेशन। ओके, नाउ प्रोग्रेस इन साइंस एंड हेल्थ केयर, सबसे ज्यादा यूज एआई का यूज किया जा रहा है साइंस और हेल्थ केयर में भी। यदि हम देखें एक लेवल पे तो साइंस में और हेल्थ केयर में ऐसे एआई इनेबल्ड मशीन्स आ चुकी हैं जो कि ऑटोमेशन पर बेस्ड है ना जी। सो एआई एड्स इन ड्रग डिस्कवरी, मेडिकल डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कंट्रीब्यूटिंग टू एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑल्सो, जहां पे एआई हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब इसके कुछ लिमिटेशंस। तो यदि लिमिटेशंस की बात करें तो जहां किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं बेटा जी, वहां उसके डिसएडवांटेजेस ही होते हैं। कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है, आप और हम ही परफेक्ट नहीं, हमें भी कितनी कमियां होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो एआई मॉडल है जो ह्यूमंस ने बनाया है। देखो कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि मैम एआई की मदद से जॉब्स चली जाएंगी और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। तो बेटा जी ये उन पर्सन्स के लिए है जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, उनको एआई से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यदि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, एआई के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम पीछे रह ही नहीं सकते। Understand? So job displacement, automation through AI raises concerns about job displacement and need for workforce retraining and upskilling। देखो वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि यदि जॉब डिस्प्लेस होती भी है ना, तो ऑब्वियस होती है जॉब डिस्प्लेस, क्योंकि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, टूल्स आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस का जो इंटरफियरेंस है वो कम हो चुका है। आधे से ज्यादा एआई टूल काम कर देते हैं। बट यदि उन एआई टूल पे आपको काम करना आता है
तो आपकी जॉब को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता है ना। एथिकल कंसिडरेशन, यदि एथिकल कंसिडरेशन की बात की जाए तो कंसर्न्स एग्जिस्ट अराउंड बेस इन एआई एल्गोरिथम्स, पोटेंशियल मिसयूज फॉर सर्वेलेंस एंड मैनिपुलेशन एंड नीड फॉर एथिकल गाइडेंस एंड रेगुलेशन। जैसे कि सोफिया ने कहा था कि मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, खत्म कर सकती हूँ, है ना। तो ये भी किसी ना किसी पर्टिकुलर जो इनपुट्स उसमें दिए गए थे, पहले जो इनपुट्स थे उन सारे इनपुट्स को एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके उसने ये डिसीजन लिया था। तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एआई मॉडल को प्रॉपरली यूज करना है। वो ह्यूमंस की हेल्प के लिए बनाए गए, ना कि ह्यूमंस को मिसयूज के लिए बनाए गए, ठीक है। लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी, सम एआई मॉडल्स पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स वंस, कुछ ऐसे एआई मॉडल होते हैं जो ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चीजों को, कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं, उनमें बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो है उसकी कमी होती है, ठीक है। वी कैन से इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे अराइव एट देयर आउटपुट्स। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एआई मॉडल बनाया तो वो एकदम परफेक्ट होगा, एकदम परफेक्ट ही आंसर करेगा। यदि आपने उसमें कुछ रॉन्ग इनपुट्स किए या आपके उसमें एल्गोरिदम्स या प्रोसेसिंग की या फिर हम बोल सकते हैं कि कोडिंग की कुछ कमी है या आपने उसमें वैसे इनपुट्स नहीं दिए जैसा आप आउटपुट चाहते हो, तो वहां पर लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी वाला प्रॉब्लम हो सकता है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज अनदर लिमिटेशन। लार्ज स्केल डेटा कलेक्शन इन यूज फॉर एआई डेवलपमेंट रेज कंसर्न्स अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो दिस इज अनदर मेजर लिमिटेशन। तो अब ये आपको चीजें समझ में आ चुकी है ना। तो इसी के साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस सेशन को खत्म करते हैं एंड होपफुली आपको पूरा चैप्टर ना बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो एआई के बेसिक्स को हमने 2 पार्ट में कवर किया है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को पार्ट 1 पहले ही समझा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप पहला पार्ट देख सकते हो। और आज हमने पार्ट 2 के साथ में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया है। अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, और जैसे आपके एग्जाम और टेस्ट आएंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। बेटा बहुत सारे सरप्राइजेस है आपके लिए, तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और नोट्स चाहते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बेटा नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो जल्दी से, ताकि मैं इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ वहां पे शेयर करूंगी तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।